गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परमाणु संरचना के अंतिम टॉपिक को देखेंगे, जो 3 नियम यहां पर मूल रूप से आएंगे। पहला हुंड का नियम, दूसरा पॉली का अपवर्जन सिद्धांत और तीसरा ऑफ-बाउ का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हुंड का नियम। क्या लेते हैं बाबू? हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड का नियम क्या है, इसको देखा जाए ध्यान से। इसको हम लोग पहले भी जान चुके हैं। हुंड ने कहा कि उपकक्षाओं के विभिन्न ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉनों का बंटन होता है वह पहले एक एक करके होता है, तब जाकर के दूसरा जाता है। हुंड ने क्या कहा कि किसी भी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का जो बंटन होता है वो पहले एक एक करके होता है, फिर वह जोड़ा बनाता है, और जब जोड़ा बनाता है तो उस दोनों इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होता है एक दूसरे के विपरीत होता है, जिसे हम लोग युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दो ही बातें आई है उभर करके। पहली बातें क्या आई कि किसी भी ऑर्बिटल में, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में, किसी भी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का बंटन पहले एक एक करके होता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो दोनों के चक्रण की दिशा जो होती है एक दूसरे के विपरीत होती है, और इसे हम युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखा जाए एक एग्जांपल के आधार पर, यदि हम लेते हैं, सपोज करो कि हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है बेटा? 8 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p4। अब यदि इस हम बाह्यतम जो कक्षा है उसके पी उप कक्षा में जो ऑर्बिटल है उसमें इस 4 इलेक्ट्रॉनों का बंटन यदि करेंगे तो कैसे होगा? तो आप जानते हैं कि पी में कितने डब्बे होते हैं बाबू? 3 डब्बे, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन पी में कितना है? 4। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें और चौथा इसमें। 1 2 3 4। तो पहले क्या किए? एक एक करके दिए। ऐसा नहीं कि पहला और दूसरा इसमें, तीसरा इसमें और चौथा इसमें, ऐसा नहीं होता। क्या होता है बेटा? पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें और चौथा इसमें। यदि हम यहां पर लेते हैं आयरन, लोहा 26 होता है, और इसके बाह्यतम विन्यास को यदि हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 4s2 और 3d6। 4s2 3d6। तो डी जो है इसमें कितने डब्बे बनते हैं आपको हमने कल बताया। डी में कितने डब्बे बनते हैं बाबू? डी में बनते डब्बे 5। 1 2 3 4 और 5। यहां डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन में पहला इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा, चौथा इसमें जाएगा, पांचवा इसमें जाएगा और छठा इसमें जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। नहीं तो हुंड का नियम क्या है कि हुंड ने बताया कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके प्रवेश करता है, नहीं, और तब वह जोड़ा बनाता है। जब वह जोड़ा बनाता है तो दोनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, और इसको हम लोग युग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यदि यहां पर लिया जाए तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 और अयुग्मित 2। यहां पर लिया जाए तो युग्मित कितना है? 2 और अयुग्मित 4।
तो जो अकेले इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो जोड़ा में रहते हैं उसको युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हुंड ने यही नियम दिया। अब आगे है आपका पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या बाबू? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। तो यह भी आप जान चुके। ये दोनों चीज कल क्वांटम संख्या में हमने सांकेतिक रूप में बता दिया था। आज सिर्फ इसको यहां पर हम ले आ रहे हैं। ये है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या है? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। तो ये क्या है बेटा? अपवर्जन सिद्धांत। ये क्या है आपको ध्यान दिया जाए तो पॉली ने क्या कहा? पॉली ने कहा कि किसी ऑर्बिटल में उपस्थित, पॉली ने क्या कहा कि किसी ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता। पॉली ने क्या कहा कि किसी ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता। यदि हम सपोज कीजिए कि हम लेते हैं कैल्शियम 20 लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। अगर हम इसकी बात करें 4s2 की बाह्यतम कक्षा लिए, तो 4s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर मुंह का एक नीचे मुंह का। यदि हम इसका चारों क्वांटम संख्या निकालें तो कक्षा कितना है? 4। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। उपकक्षा कौन है? s उपकक्षा रहने पर l का मान कितना होगा? 0। और l का मान 0 होगा तो n का मान कितना होगा? 0। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना है? 4। l का मान कितना है? 0। n का मान कितना है? 0। लेकिन आपको कल हमने बताया कि जो ऊपर मुंह का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए s का मान क्या होगा? +1/2, और जो नीचे मुंह के में है उसके लिए s का मान क्या होगा? -1/2। तो आप क्या देखते हैं कि एक ही ऑर्बिटल है यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस दोनों इलेक्ट्रॉन में दोनों का चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं है। दोनों का यहाँ n का मान दोनों के लिए 4 है, l का मान दोनों के लिए 0 है, m का मान दोनों के लिए 0 है, लेकिन s का मान एक के लिए क्या है? +1/2 और दूसरे के लिए -1/2। s का मान एक के लिए +1/2 है, दूसरे के लिए -1/2 है। तो आपने क्या देखा कि किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी में हम अगर लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम एक 3p6 ऐसे ही लेते हैं, तो 3p6 में हम लोग देखते हैं किसी का बाइविन्यास हो नहीं, तो 3p6 में लेते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा कि p है, तो p के लिए कितने डब्बा बनाएंगे? p के लिए हम 3 डब्बा बनाएंगे, और 3 डब्बा बनाएंगे तो p में इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू? 6 है। पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, छठा इसमें। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 5 6, यदि हम इस 6 इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं नहीं, तो किसी भी डब्बा में इसको लीजिए, पहला और चौथा को, या दूसरा और पांचवा को लीजिए, या तीसरा और छठा को लीजिए। तो हम यहाँ दूसरा और पांचवा के लिए लेते हैं, तो दूसरा और पांचवा के लिए कक्षा कितना है? 3। तो l का मान कितना होगा बेटा? 3। उपकक्षा p है, तो p है तो l का मान कितना होगा बाबू? p रहने पर 1, और m का मान जो है 1 रहने पर +1 0 -1 ऐसे चलता है नहीं, तो +1 0 -1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसके लिए +1 ले लेंगे, इसके लिए 0, इसके लिए -1 ले लेंगे। तो यहां पर दूसरा और पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों के लिए n का मान 3 है, l का मान 1 है, m का मान क्या है? 0 है, लेकिन s का मान दूसरा के लिए नहीं, इसको लिख सकते हैं दूसरा के लिए s बराबर कितना है बेटा? +1/2, और पांचवा के लिए s का मान कितना है? -1/2। तो पॉली ने यही कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित
दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा। अर्थात यदि दोनों इलेक्ट्रॉन के n के मान, l के मान और m के मान बराबर हैं तो s का मान एक के लिए +1/2 होगा और दूसरे के लिए -1/2 होगा। और लास्ट टॉपिक है वह क्या है बेटा, ऑफ-बाउ का सिद्धांत। क्या है ऑफ-बाउ का सिद्धांत, ध्यान दिया जाए। ये है ऑफ-बाउ का सिद्धांत, समझा जाए इसको। ऑफ-बाउ का सिद्धांत न, यह एक जर्मन मुहावरा है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिप। क्या बोलते हैं, AUFBAU, ऑफ-बाउ प्रिंसिप। ऑफ-बाउ नहीं, प्रिंसिप। ये एक जर्मन मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। नहीं, इसकी जो उत्पत्ति हुई है एक जर्मन मुहावरा है ऑफ-बाउ प्रिंसिप, जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत, उससे हुई है। तो ऑफ-बाउ का सिद्धांत क्या है, तो ऑफ-बाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान कम। इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा, पहली बात क्या, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान कम हो। दूसरा क्या कहा कि यदि दो के लिए n+l का मान बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसके n का मान कम। इन्होंने पहला क्या कहा बेटा कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान कम हो, n+l का मान कम। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि यदि दो के लिए n+l का मान बराबर है, यदि दो के लिए n+l का मान बराबर है, दो सबसेल के n+l के मान क्या हो बेटा, बराबर हो। n+l के मान क्या हो, बराबर हो, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां प्रवेश करेगा, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले वहां प्रवेश करेगा, या इसको लिख सकते हैं उसमें प्रवेश करेगा जिसके n के मान कम हो, n के मान कम हो। नहीं, यही दो सिद्धांत मूल है और इसी पर हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये जो लिखते हैं यह इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में प्रवेश करेगा जिसके n+l का मान कम हो, और दूसरा यदि दो सबसेल के लिए n+l का मान बराबर है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसमें n के मान कम हो। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यदि हम लेते हैं 1s तो n+l का मान कितना आ जाएगा बेटा, ये कक्षा आ गया, इसको हम देखते हैं। यह आ गया कक्षा हमारा। यदि सपोज करो कि हम कक्षा लिए और कक्षा हमारा आ गया, यहां 1s लेते हैं तो n+l का मान देखते हैं। n+l का मान 1 के लिए कितना आएगा बाबू, n कितना है 1 और कक्षा s है तो l का मान 0, ये बराबर ये का है। यदि हम लेते हैं 2s तो n का मान कितना है 2 और उपकक्षा है 0,
तो ये 2 है। अब लेते हैं 2p, तो n का मान कितना है 2 और p है, तो इसलिए l का मान कितना आएगा 1 2 1 3, 1s2 2s2 2p6 इसी तरह से लिखते हैं। अगर आते हैं 3s, तो यहाँ n का मान कितना है 3 और s का मान 0 है, यहाँ कितना आता है 3। अब देखिए कि हमने देखा कि इसमें n प्लस l का मान पहले 1s का सबसे कम है तो 1s लिखिए, फिर उसके बाद 2s का है 2 तो 2s लिखिए। अब 2p जब हम लिखे तो इसका था तो 2 1 3 था 3 हम लिखे, लेकिन जब 3s लिखे तो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। तो हमने अभी जस्ट क्या बताया था कि यदि दो सबसेल के लिए n प्लस l के मान एक ही हो तो जिसके n के मान कम, यहाँ n का मान कितना है 3 और यहाँ n का मान कितना है 2, तो यहाँ n का मान इसके लिए 2 है, इसके लिए यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है 3 है, तो n का मान इसका कम है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे तब इसको लिखेंगे, अर्थात पहले 2p लिखेंगे फिर 3s लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो 3p लेते हैं नहीं तो 3 और p रहने पर 1 3 है 4। अब लेते हैं 4s नहीं तो n का मान 4 प्लस s 0 बराबर 4। फिर देखो कि यहां दोनों के लिए 4 है, 4s के लिए भी n प्लस l का मान 4 है और 3p के लिए भी n प्लस l का मान 4 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किसमें प्रवेश करेगा, पहले 3p में करेगा फिर 4s में करेगा। क्यों? क्योंकि 3p के लिए n का मान 3 है और 4s के लिए n का मान 4 है। तो इसी ढंग से हम इस चीज को प्राप्त करते हैं। अपवाह का सिद्धांत क्या कहा कि सबसेलों में इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में प्रवेश करता है जिसके n प्लस l के मान कम हो, और यदि दो सबसेल के लिए n प्लस l का मान एक ही जैसा हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम हो। और इसी को हम लोग एक फॉर्मेट के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट है आपका, आप लोग देख चुके हैं पीडीएफ में, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि 1s लेते हैं, फिर लिए 2s, फिर लिए 3s, फिर लिए 4s, 4s के बाद 5s, 5s के बाद 6s, 6s के बाद 7s, फिर क्या लेते हैं यहाँ 2p, फिर क्या लेते हैं 3p, फिर क्या लेते हैं 2p, 3p, 3d, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। फिर लेते हैं d, 3d, 4d, 5d, 6d और 7d। फिर लेते हैं 4f, 5f, 6f और 7f, और इसको हम लोग काट देते हैं कोना ऐसे करके, नहीं यहीं तक आता है, यहां तक परमाणु संख्या पूर्ण जाता है, इसके बाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको इसी ढंग से हम दर्शाते हैं। तो यह क्या बता रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 1s में, फिर किसमें जाएगा 2s में, ऐसे करके आते हैं। फिर वहां से आएगा 2p 3s, फिर पीछे जाएगा 3p 4s, फिर जाएगा 3d 4p 5s, फिर जाएगा 4d 5p 6s, फिर जाएगा 4f 5d 6p 7s, फिर जाएगा 5f 6d, और जितना तक तो हम लोग को ज्ञात है यह 6d तक ही हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहीं तक काटा है। तो यही जो है यह n प्लस l के मान पर डिपेंड है, और इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। सोडियम का जैसे सपोज कीजिए 11 का निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, पहले किस में जाएगा 1s में, तो क्या लिखते हैं 1s, s में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, तब किस में जाएगा 2s में, s में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, अब किस में जाएगा 2p में, p में मैक्सिमम 6 रह सकते हैं। आपको जब आपको बता चुके हैं कि s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14। मैक्सिमम ये है, मिनिमम कुछ भी रह सकता है, नहीं तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, अब बच गया 10 हो गया तो 3s1। इसी ढंग से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। यदि हम जस्ता का 30 लेते हैं तो पहले किस में जाएंगे 1s में, तो क्या लिखते हैं 1s2, अब किस में जाएंगे 2s में, तो
क्या लिखते हैं 2s2। फिर किस में जाएंगे 2p6 में, तो 2s2 2p6, फिर क्या लेंगे 3s में, नहीं तो 3s2, फिर क्या किस में जाएंगे 3p में, 3p6, और अब क्या जाएगा 3p6 के बाद 4s2 नहीं, और उसके बाद 3d10 नहीं। तो ये जैसा इसी ढंग से हम किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई भी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। सिर्फ 4 अपवाद इसमें है, क्रोमियम 24, कॉपर 29 और सिल्वर 47 और तथा गोल्ड जो है Au 79। ये चारों अपवाद है। हम PDF फाइल में इसको बता चुके हैं कि पूर्ण भरा और अर्ध भरा दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं वह अस्थाई होते हैं। पूर्ण भरा के बाद जो है अर्ध भरा अस्थाई होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि क्रोमियम हम 24 लिखते हैं, तो अगर इसके आधार पर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 लिखते हैं नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 4s जो है वह तो पूरा है और 3d जो है इसमें 5 आधा होता है। d में 10 पूरा रहता है, 5 आधा होता है। तो यह कहता है इसको कि रे भाई तुरंत पूरा जो हमरा आधा से एक कम चीज तू दे दे, आधा तू अस्थाई हम अस्थाई नहीं, तो ये रूल यहाँ पर लागू होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होकर के क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ना कि ये होता है। तो ये 4 जो हैं इसके अपवाद है। अब धन और ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धन आयन में बाह्यतम कक्षा में से उतना घटा लेते हैं जितना उस पर धन आयन रहता है, और ऋण आयन में बाह्यतम कक्षा में से उतना घटा लेते हैं जितना उस पर ऋण आयन रहता है। सपोज कीजिए सोडियम है नहीं 11 है और इस पर 11 का हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम सोडियम Na+ लिखते हैं तो 1+ है, तो बाह्यतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s नहीं भी लिखेंगे या लिखेंगे 0 लिखेंगे। उसी ढंग से ऋण है, सपोज करो कि नाइट्रोजन है 7 है तो इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p क्या लिखते हैं 3 2p3 लिखते हैं नहीं 3 2 5 2 7, यही नाइट्रोजन पर 3 माइनस आ जाता है तो 7 3 10 का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 इसी ढंग से लिखते हैं। तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इसी ढंग से निकालते हैं। अब रही बात ऑर्बिटल की आकृति, तो एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है, पी ऑर्बिटल की आकृति जो है डम्बलाकार होती है और डी ऑर्बिटल की आकृति डबल डम्बलाकार होती है, जिसको हमने PDF फाइल में आप लोगों को बता दिया है। तो आज इतना ही। अब हम लोग अगले दिन नया अध्याय तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण शुरू करेंगे, जिसका PDF हम आप लोगों को दे चुके हैं। ओके बाय।